आज एक बार फिर हम हाजिर हैं क्रिप्टो की कॉम्प्लेक्स दुनिया को आसान भाषा में समझाने के लिए। आज की वीडियो में हम समझेंगे प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टैक के बारे में और इन दोनों के बीच के अंतर को भी समझेंगे, क्योंकि क्रिप्टो की दुनिया में इनकी बातें अक्सर चलती रहती हैं। देखिए दोस्तों, हम किसी भी क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो वो किसी न किसी कॉन्सेंसस मैकेनिज्म पर काम करता है और उनमें से सबसे मशहूर है प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टैक। लेकिन आज की डेट में ज्यादातर क्रिप्टो करेंसीज का झुकाव प्रूफ ऑफ स्टैक की तरफ है। मशहूर क्रिप्टो करेंसी इथेरियम भी प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टैक की तरफ शिफ्ट हो रही है। ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टैक काम कैसे करते हैं। इनसे जुड़े छोटे बड़े टर्म्स को भी आज समझेंगे, जैसे क्रिप्टो माइनिंग क्या होती है, ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करना क्या होता है, माइनिंग पूल किसे कहते हैं, स्टैकिंग पूल क्या होता है, ये सब जानेंगे। लेकिन इसे समझने के लिए आपको वीडियो आखिरी तक देखनी पड़ेगी। और हाँ, शुरू करने से पहले आपको एक छोटा सा काम करना है। जी हाँ, सही समझे आप, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा बजा दीजिए ताकि हमारी जब भी कोई नई वीडियो आए आपको तुरंत मिल जाए। सबसे पहले समझते हैं प्रूफ ऑफ वर्क क्या होता है। देखिए, प्रूफ ऑफ वर्क एक क्रिप्टो कॉन्सेंसस मैकेनिज्म है जिसके जरिए ब्लॉकचेन पर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। कॉन्सेंसस मैकेनिज्म यानी कि एक कंप्यूटर नेटवर्क में किसी भी एक चीज के लिए हर एक कंप्यूटर, हर एक नोड का एग्री होना यानी सहमत होना। थोड़ा टेक्निकल हो गया। एक बिटकॉइन के ट्रांजैक्शन का एग्जांपल लेते हैं और आपको आसान भाषा में समझाते हैं। मान लीजिए ए बी को कुछ बिटकॉइन सेंड करता है। अब जैसा कि आपको मालूम है कि बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है, तो यहाँ पर कोई बैंक या सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, यानी ए से बी के बीच में कोई थर्ड पर्सन नहीं है। अब ऐसे में हो सकता है कि ए जो ये ट्रांजैक्शन करना चाहता है वो फेक हो, या फिर ये ट्रांजैक्शन गलत तरीके से परफॉर्म किया जा रहा हो। जैसे मान लीजिए ए बी को 5 बिटकॉइन सेंड कर रहा है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि ए के पास 5 बिटकॉइन हो ही नहीं, बल्कि सिर्फ 4 बिटकॉइन ही हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ए के पास अगर 5 बिटकॉइन हो भी तो वो ए ने बी को भी 5 बिटकॉइन सेंड कर दिया हो और सी को भी 5 बिटकॉइन सेंड कर दिया हो। ऐसे में जरूरत होती है इन ट्रांजैक्शंस को सही तरीके से वेरीफाई करने की, और जो ये काम करते हैं उन्हें माइनर्स कहा जाता है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि इन्हें माइनर्स क्यों कहा जाता है। तो देखिए, प्रूफ ऑफ वर्क में जो नए कॉइन्स मार्केट में आते हैं वो इन्हीं माइनर्स के थ्रू आते हैं। जब ये माइनर्स ट्रांजैक्शन वेरीफाई करके ब्लॉक को ब्लॉकचेन में ऐड करते हैं तो इन्हें रिवॉर्ड के तौर पर कुछ कॉइन्स मिलता है और फिर ये कॉइन सर्कुलेशन में आ जाते हैं। इसलिए इस प्रोसेस को माइनिंग कहते हैं और इन ट्रांजैक्शंस वेरीफाई करने वालों को माइनर्स कहते हैं। और ये माइनर कोई भी हो सकता है जो उस बिटकॉइन नेटवर्क का हिस्सा हो, जिनका काम ये होता है कि वो वेरीफाई करे कि जो ट्रांजैक्शन हो रही है वो सही परफॉर्म हो रही है या नहीं, और इसी वेरिफिकेशन को ट्रांजैक्शन वैलिडेट करना कहते हैं। प्रूफ ऑफ वर्क मैकेनिज्म में ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करने के लिए एक कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल पजल को सॉल्व करना पड़ता है। अब ऐसा नहीं है कि पेन और पेपर लेके ये पजल सॉल्व किया जाता है। ये मैथमेटिकल पजल्स इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि इसके लिए बड़े बड़े कंप्यूटर, ग्राफिक कार्ड वगैरह की जरूरत होती है, यानी कंप्यूटेशनल पावर की जरूरत होती है। और इसे सॉल्व करने के लिए बहुत से माइनर्स अपने कंप्यूटेशनल पावर के साथ आपस में कंपीट करते हैं, पर कोई एक माइनर ही जीतकर ब्लॉक को ब्लॉकचेन में ऐड कर पाता है। बाकी माइनर्स को फिर नेक्स्ट टाइम कंपीट करना होता है किसी और ट्रांजैक्शन के लिए। और यही इसकी सबसे बड़ी खामी है कि एक ही ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करने के लिए ढेर सारे माइनर्स अपने कंप्यूटेशनल पावर के साथ कंपीट करते हैं, मुकाबला करते हैं, और उनमें से कोई एक ही माइनर ट्रांजैक्शन को वैलिडेट कर पाता है। बाकी सारे माइनर्स की जो कंप्यूटर में लगने वाली एनर्जी है वो वेस्ट हो जाती है। प्रूफ ऑफ वर्क में एक टर्म है माइनिंग पूल। माइनिंग पूल का क्या मतलब होता है? जब ढेर सारे छोटे बड़े माइनर्स एक साथ मिलकर अपने अपने कंप्यूटेशनल पावर को एक साथ कंबाइन करके माइनिंग करते हैं तो ऐसे में इनको ब्लॉक रिवॉर्ड मिलने के चांस बढ़ जाते हैं, और जो रिवॉर्ड मिलता है वो आपस में अपने कंप्यूटेशनल पावर के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। अब माइनिंग पूल्स की खास बात ये है कि बहुत से छोटे माइनर्स को भी माइनिंग में पार्टिसिपेट करने का मौका मिल पाता है। लेकिन अगर ओवरऑल देखेंगे तो माइनिंग पूल्स कहीं ना कहीं थोड़ा सेंट्रलाइज्ड हो जाता है, क्योंकि इनके पास ज्यादा कंप्यूटेशनल पावर होता है, तो ज्यादातर ट्रांजैक्शंस यही वैलिडेट कर पाते हैं। प्रूफ ऑफ वर्क मैकेनिज्म का इस्तेमाल बिटकॉइन, लाइटकॉइन, डॉजकॉइन, बिटकॉइन कैश जैसे कई फेमस क्रिप्टो द्वारा किया जा रहा है। अब बारी है ये जानने की कि प्रूफ ऑफ स्टैक कैसे काम करता है। देखिए, प्रूफ ऑफ स्टैक भी एक तरीके का क्रिप्टो कॉन्सेंसस मैकेनिज्म है जो कि प्रूफ ऑफ वर्क के अल्टरनेट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है ताकि एनर्जी कंजम्पशन को कम किया जा सके और स्केलेबिलिटी को इनहेंस किया जा सके। प्रूफ ऑफ स्टैक मैकेनिज्म में माइनर्स के बजाय वैलिडेटर्स होते हैं और इन वैलिडेटर का भी वही काम होता है जो प्रूफ ऑफ वर्क में माइनर्स का होता है।
ट्रांजैक्शन वैलिडेट करना। बस अंतर इतना है कि इसमें ट्रांजैक्शन वैलिडेट करने के लिए कोई कंपटीशन नहीं होता है, क्योंकि इसमें एक ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने के लिए सिर्फ एक ही वैलिडेटर सेलेक्ट होता है। अब सवाल ये आता है कि वैलिडेटर कौन है। देखिए, वैलिडेटर कोई भी हो सकता है जो उस ब्लॉकचेन नेटवर्क का हिस्सा हो और उसके पास स्टैक करने के लिए कुछ कॉइन हो, यानी सिक्योरिटी के तौर पर देने के लिए कुछ कॉइन होना अनिवार्य है। जैसे इथेरियम जब प्रूफ ऑफ स्टैक पे काम करने लगेगा तो उसका वैलिडेटर बनने के लिए आपको 32 इथेरियम कॉइन स्टैक करना होगा। अब ऐसे ही कई वैलिडेटर्स के बीच में से किसी एक को रैंडमली एल्गोरिदम के थ्रू सेलेक्ट किया जाता है। ध्यान रखिए, ये सिलेक्शन उन लोगों के बीच से ही होता है जो अपने कॉइन स्टैक करके पहले से ही रखते हैं, और जिसका ज्यादा कॉइन स्टैक में होता है उसके वैलिडेटर होने की संभावना ज्यादा होती है। अब क्योंकि यहाँ एक ट्रांजैक्शन के लिए एक ही वैलिडेटर है, तो इस बात की पूरी संभावना है कि वो किसी फेक ट्रांजैक्शन को कंफर्म कर दे या फिर किसी ट्रांजैक्शन को गलत तरीके से वैलिडेट कर दे। ऐसे में उस वैलिडेटर का जितना भी कॉइन स्टैक के फॉर्म में लॉक रहता है वो अब उस वैलिडेटर को रिटर्न नहीं मिल पाता है। इसी प्रोसेस को कहते हैं स्लैशिंग। कई बार ऐसा भी होता है कि टेक्निकल रीजंस की वजह से ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हो पाता है, जैसे ट्रांजैक्शंस के बीच में अगर बिजली चली गई या फिर सिस्टम खराब हो गया। ऐसे सिचुएशन में भी स्लैशिंग हो जाती है, यानी कि वैलिडेटर को अपना स्टैक रिटर्न नहीं मिल पाता है। इस प्रोसेस में नोटिस करने वाली बात यह है कि किसी भी ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करने के लिए पूरे नेटवर्क को इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं होती है, जिसकी वजह से स्केलेबिलिटी भी इंप्रूव हो जाती है, यानी ट्रांजैक्शन स्पीड बढ़ जाती है और कम समय में कई ट्रांजैक्शन पॉसिबल हो पाते हैं। प्रूफ ऑफ स्टैक मैकेनिज्म में कंप्यूटेशनल पावर की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि यहाँ किसी भी ट्रांजैक्शन को एक नॉर्मल कंप्यूटर से भी वैलिडेट किया जा सकता है। अब जैसा कि मैंने आपको प्रूफ ऑफ वर्क में माइनिंग पूल के बारे में बताया था, ठीक वैसे ही प्रूफ ऑफ स्टैक में स्टैकिंग पूल होता है, जिसमें ढेर सारे नोड्स अपना होल्डिंग कॉइन मिलाकर, थोड़ा थोड़ा होल्डिंग कॉइन मिलाकर एक वैलिडेटर बनाने के लिए पार्टिसिपेट करते हैं। देखिए, स्टैकिंग पूल के भी अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। जैसे एडवांटेज ये है कि स्टैकिंग पूल्स की मदद से उन लोगों को भी ट्रांजैक्शन वैलिडेशन में पार्टिसिपेट करने का मौका मिल पाता है जिनके पास स्टैक करने के लिए उतना कॉइन नहीं होता है जितना कि एक वैलिडेटर बनने का मिनिमम रिक्वायरमेंट है। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी के पास कम कॉइन भी है तो वो किसी स्टैकिंग पूल को ज्वाइन करके ट्रांजैक्शन वैलिडेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। और डिसएडवांटेज ये है कि स्टैकिंग पूल्स डिसेंट्रलाइजेशन को कमजोर करते हैं। जैसा कि हमें मालूम है कि जो नोड जितना ज्यादा कॉइन स्टैक करेगा उसको वैलिडेटर बनने का चांस उतना ही ज्यादा होता है। ऐसे में स्टैकिंग पूल्स के थ्रू ज्यादा से ज्यादा लोग मिलकर अपने होल्डिंग कॉइन को कंबाइन करके ज्यादा से ज्यादा स्टैक करेंगे और आसानी से वैलिडेटर के लिए सेलेक्ट हो पाएंगे। अब तक हमने जाना कि प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टैक काम कैसे करते हैं। आइए अब जानते हैं कि इन दोनों के बीच में अंतर क्या है। देखिए, सबसे पहला अंतर यह है कि प्रूफ ऑफ वर्क में अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो आपके पास अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, कंप्यूटर हार्डवेयर खरीदने पड़ेंगे, महंगे महंगे ग्राफिक कार्ड खरीदने पड़ेंगे। लेकिन प्रूफ ऑफ स्टैक में ऐसा नहीं है। आप मिनिमम स्टैकिंग वैल्यू जो होती है उसके साथ भी शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन अगर वो भी नहीं है आपके पास तो भी आप थोड़े अमाउंट से स्टैकिंग पूल का हिस्सा बन के शुरुआत कर सकते हैं। दूसरा अंतर यह है कि जो प्रूफ ऑफ स्टैक है वो प्रूफ ऑफ वर्क के मुकाबले ज्यादा डिसेंट्रलाइज्ड है। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रूफ ऑफ स्टैक में स्टैकिंग करना बहुत आसान काम है और स्टैकिंग पूल की हेल्प से तो और भी आसान है। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करके वैलिडेटर बन सकते हैं। लेकिन प्रूफ ऑफ वर्क में माइनिंग के लिए ज्यादा इक्विपमेंट की जरूरत होती है, जिसकी वजह से इसमें सिर्फ वही लोग कंपीट कर पाते हैं जिन लोगों के पास ज्यादा कंप्यूटेशनल पावर होता है। इसलिए प्रूफ ऑफ वर्क में ज्यादा बड़े इंस्टीट्यूशंस ही पार्टिसिपेट कर पाते हैं। और ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि प्रूफ ऑफ वर्क में माइनिंग डिसेंट्रलाइजेशन को कमजोर करती है। तीसरा अंतर यह है कि प्रूफ ऑफ वर्क में आपको एक ब्लॉक को ब्लॉकचेन में ऐड करने पर रिवॉर्ड के तौर पर कुछ कॉइन मिलते हैं, साथ ही ट्रांजैक्शन की फीस भी मिलती है। लेकिन प्रूफ ऑफ स्टैक में ब्लॉक को ब्लॉकचेन में ऐड करने पर रिवॉर्ड के तौर पर केवल ट्रांजैक्शन फीस ही मिलती है। चौथा और सबसे बड़ा अंतर जिसकी वजह से ये टॉपिक हमेशा चर्चा में रहते हैं, जो है एनर्जी कंजम्पशन। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रूफ ऑफ वर्क मैकेनिज्म में ढेर सारे माइनर्स अपने कंप्यूटेशनल पावर के साथ आपस में कंपटीशन करते हैं और किसी एक को ही ट्रांजैक्शन वैलिडेट करने का मौका मिल पाता है। इसलिए जो बाकी माइनर्स होते हैं उनकी एनर्जी वेस्ट हो जाती है और ऐसे में एक ट्रांजैक्शन के पीछे ढेर सारी एनर्जी का वेस्टेज होता है। लेकिन प्रूफ ऑफ स्टैक में एक ट्रांजैक्शन के लिए एक ही वैलिडेटर होता है और वो भी ये काम एक नॉर्मल कंप्यूटर से भी कर सकता है। इसलिए प्रूफ ऑफ वर्क मैकेनिज्म की तुलना में प्रूफ ऑफ स्टैक मैकेनिज्म कई गुना कम एनर्जी कंज्यूम करता है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स के अनुसार
बिटकॉइन एक साल में 121 टेरावाट आवर एनर्जी कंज्यूम करता है, जो कि अर्जेंटीना जैसे देश के एक साल के एनर्जी कंजम्पशन से भी ज्यादा है। वहीं कार्डेनो जो कि प्रूफ ऑफ स्टैक मैकेनिज्म पर काम करता है, वो एक साल में सिर्फ 6 गीगावाट आवर एनर्जी कंज्यूम करता है। अगर बिटकॉइन से तुलना किया जाए तो कार्डेनो 99% कम एनर्जी कंज्यूम करता है, और इसी एक्सेस एनर्जी कंजम्पशन की वजह से इथेरियम ब्लॉकचेन भी प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टैक मैकेनिज्म पर शिफ्ट हो रहा है। माना कि प्रूफ ऑफ वर्क ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है, लेकिन ये एक वेल टेस्टेड मैकेनिज्म है जिसने बड़ी बड़ी क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन हो गया, इन सबको सालों से सिक्योर और डिसेंट्रलाइज रखा है। वही प्रूफ ऑफ स्टैक अभी अपने शुरुआती दिनों में है और प्रूफ ऑफ वर्क के मुकाबले कम टेस्टेड मैकेनिज्म